हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 9 नवंबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 9 नवंबर 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में समझाई गई है। आज काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हैं तो आपको इन तक जरूर बने रहना है। शुरुआत करते हैं हम लोग रिवीजन से। तो कल का हम लोग सबसे पहले रिवीजन करेंगे। कल हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ी थी। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि अभी हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला बन गई हैं शेख हसीना। बांग्लादेश की ये प्राइम मिनिस्टर है। इसके अलावा अभी हाल ही में FIH रैंकिंग जो जारी की गई, इसमें भारतीय महिला हॉकी टीम ने अभी तक का अपना सर्वश्रेष्ठ स्थान छठा पोजीशन हासिल किया है। अभी जल दिवाली मनाने के लिए वाटर फॉर विमेन, विमेन फॉर वाटर अभियान शुरू किया है दोस्तों, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। IIT संस्थान ने दिल्ली में वायु प्रदूषण संकट से निपटने के लिए कृत्रिम वर्षा का समाधान पेश किया। ये IIT कानपुर ने किया है। कल हम लोगों ने आर्टिफिशियल रेन के बारे में डिटेल चर्चा की थी। फिडे ग्रैंड स्विस ओपन में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो भारत पुरुष और महिला दोनों में टॉप पर रहा था। पहला US नेशनल गतका चैंपियनशिप इसको न्यूयॉर्क की टीम ने जीत लिया है। और ब्राजीलियन ग्रां प्री 2023 इसको मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। और 20 से 28 नवंबर के बीच 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित किया जाएगा। माइकल डगलस को सत्यजीत रे इस बार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा। ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड ये केरल ने प्राप्त किया है। और महादेव ऐप और इसके अलावा 21 और ऐसे बेटिंग ऐप को अभी सरकार ने बैन कर दिया है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने करा है क्विकली रिवीजन। अब आप बात करेंगे आज की करंट अफेयर की, लेकिन उससे पहले आप दिवाली ऑफर का फायदा उठाइए। यहाँ पर अगर आज के टाइम पर आप कोई सा भी वीडियो कोर्स लेते हो या कोई सा भी अगर आप ई बुक लेते हो तो आपको ह्यूज डिस्काउंट मिलेगा। ई बुक पर आपको मिल रहा है 50% का डिस्काउंट, जिसके बाद बहुत ही नाम मात्र की कॉस्ट पर आपको ई बुक्स मिल जा रहे हैं, बहुत ही क्वालिटी कंटेंट की। और हमारे वीडियो कोर्सेज पर आपको 70% का ह्यूज डिस्काउंट मिल रहा है। यूज करना है कूपन कोड दिवाली70 MGT ऐप पर जा करके, जहां से आप डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हैं। दिवाली तक ये ऑफर रहेगा। अभी एक नया बैच लॉन्च हुआ है, GS सफलता 3.0। इस बैच को आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए, मैं ये रिकमेंड करूंगा, क्योंकि इस बैच में ना आपको कंप्लीट तैयारी कराई जा रही है। अच्छा, ज्वाइन करना हो या ना करना हो वो तो बात की बात है। यहाँ पर डेमो दी गई है, आप जाकर के डेमो जरूर देख लीजिए एक बार, ठीक है। उससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पर है और कितना आपको पढ़ना है, या फिर आपने उस चीज को तैयार कर लिया है कि नहीं कर लिया है उतना, ठीक है। तो डेमो डाल दिया। हालांकि अभी जियोग्राफी का डाला गया था, मैं कोशिश करूंगा आज एक दो क्लास कोई और भी सब्जेक्ट का डेमो डलवा दूं आपको फ्री, मतलब वो अनलॉक करवा दूं, तो जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग देख सकें। बाकी क्लासेस इसमें स्टार्ट हो चुकी हैं, क्लासेस चल रही हैं, अभी शुरुआती दौर है। अभी ज्वाइन कर लोगे तो फायदे में रहोगे। अभी इस पर 70% डिस्काउंट दिया जा रहा है। 599 में, मात्र 599 में आपको मिल रहा है ये इतना बेहतरीन कंटेंट के साथ कि समझ लो सिर्फ ई बुक की कॉस्ट ली जा रही है आपको। MGT ऐप पर ये चीजें मिलेंगी। आप MGT ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। तो अगर आप 2024 के किसी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो उसे ले सकते हैं। आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। हाल ही में सेलिब्रेटिंग पेशेंट सेफ्टी थीम के साथ 8 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? सेलिब्रेटिंग पेशेंट सेफ्टी ये थीम थी, 8 नवंबर का दिवस था और दिवस मनाया गया विश्व रेडियोग्राफी। विश्व रेडियोग्राफी दिवस ये 8 नवंबर को ही मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। रेडियोग्राफी होता क्या है? आप अक्सर सुनते हो ना कि चोट लग गई या हाथ टूट गया, पैर टूट गया, कुछ भी हो गया तो चलो एक्सरे करा लो। एक्सरे है क्या? एक्चुअली में उसमें रेडियो वेव्स ही तो छोड़ी जा रही हैं। रेडियो वेव्स कई प्रकार की होती हैं, पूरा एक वाइड रेंज होता है उनका। उसी में से एक लिमिटेड जो उसका जिसकी तरंगदैर्घ्य होती है वो होती है एक्स रेज। तो एक्स रेज वगैरह जो आप कराते हो वो सब रेडियो वेव्स ही तो हैं। तो इन्हें कहते हैं रेडियोग्राफी मेडिकल की भाषा में। तो रेडियोग्राफी से शरीर के अंदर में जो भी बीमारियां होती हैं या कोई विकार होते हैं उनका पता लगाया जाता है। तो इसके प्रति लोगों को अवेयर करने के लिए हम लोगों ने एक दिन चुना है, कौन सा? 8 नवंबर का, जिस दिन ये विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, ठीक है जी। इस बार की थीम क्या रखी गई है? इंपॉर्टेंट है थीम, सेलिब्रेटिंग पेशेंट सेफ्टी। क्लियर? तो जो हम लोग एक्सरे, MRI, अल्ट्रासाउंड वगैरह कराते हैं ना, वो रेडियो वेव्स के जरिए ही कराते हैं, रेडियोग्राफी के जरिए ही कराते हैं। अच्छा, विश्व रेडियो दिवस अगर पूछा जाए तो यहीं से याद रखना, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो आप बताओगे 13 फरवरी को। अच्छा, 13 फरवरी को हम लोग इंडिया में एक और दिवस मनाते हैं। कौन सा मनाते हैं? राष्ट्रीय महिला दिवस, याद है ना? राष्ट्रीय महिला दिवस, भूलना मत, इंपॉर्टेंट है।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को। सरोजनी नायडू जी की जयंती होती है, भारत की कोकिला कही जाती थी सरोजनी नायडू जी, उन्हीं की जयंती पर ये मनाते हैं, है ना। पहली महिला राज्यपाल थी उत्तर प्रदेश की। तो रेडियो दिवस और रेडियोग्राफी दिवस अलग अलग है, ठीक है जी। अभी तक नवंबर के कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस आ चुके हैं। 1 नवंबर को वर्ल्ड वीगन डे हम लोगों ने मनाया। 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाया। 3 नवंबर को ही विश्व बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मनाया गया। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। 7 नवंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। और 8 नवंबर विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया। अगला, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य देश कौन बना। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका 95वां परमानेंट मेंबर दोस्तों बन गया है चिली। चिली ने अभी हाल ही में इस पर हस्ताक्षर किए हैं, चिली के राजदूत हैं और भारत के जो सचिव हैं उनसे ये मिलकर के इस पर हस्ताक्षर किए हैं। क्यों भारत से? क्योंकि भारत और फ्रांस ये सब फाउंडिंग मेंबर्स में थे और भारत और फ्रांस की ही पहल पर इसकी स्थापना की गई थी 2015 में। 2015 में COP21 चल रहा था, जैसे अभी COP28 होने वाला है ना, तो COP28 मतलब 28वां संस्करण। तो COP21 था, यानी कि इसका 21वां संस्करण था कॉप का। कॉप मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जलवायु परिवर्तन को लेकर के होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो उसका 21वां संस्करण चल रहा था। कहाँ पर हुआ था? पेरिस में, फ्रांस में। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, इस पर जितने स्टार लगा पाओ लगा लो, जितने भी स्टार लगा पाओ लगा लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा कि बताओ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना कहां पर की गई थी या कॉप के किस सम्मेलन में की गई थी। दोनों टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप बताइएगा, पेरिस में COP21 समिट में की गई थी। वहीं से एक वर्ड निकल करके आया, वन सन वन वर्ड वन ग्रिड। ये क्या था? इस पर मैंने आपको एक वीडियो भी हालांकि दी थी। वन सन वन वर्ड वन ग्रिड का मतलब ये था, जो भूमध्य रेखा पर जो पढ़ने वाले, जो इक्वेटर लाइन पर पढ़ने वाले देश हैं, उन देशों में कुछ ऐसा सेटअप लगाया जाए, अपना ऐसा सोलर का सेटअप लगाया जाए जिससे वहां से एनर्जी जनरेट की जाए। ठीक है, सोलर एनर्जी जनरेट की जाए और फिर पूरा ग्रिड बनाया जाए जो पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करे। ग्रिड क्या होता है? जहां से पावर सप्लाई होती है, समझ लो एक बेस। ठीक है, तो वो ग्रिड होता है। तो वन सन यानी सूर्य से एक ही ग्रिड से पूरी दुनिया को पावर सप्लाई किया जाए। ये सोलर पावर होगा जिससे रीन्यूएबल एनर्जी कहते हैं, समझ लो एक प्रकार से ये अक्षय ऊर्जा है और इससे किसी भी प्रकार का कोई कार्बन एमिशन भी नहीं होता है। तो इस चीज को लाने के लिए भारत ने भी काफी अच्छा पहल किया था, इनिशिएटिव किया था, भारत और फ्रांस के साथ मिलकर के। इसकी इसी पहल के लिए आपको याद होगा चैंपियंस ऑफ अर्थ का अवार्ड फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को और पीएम मोदी को दिया गया था 2018 के लिए। वो भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन तो ये है। तो अभी तक क्या था ना कि इसमें 116 देश तो ऐसे हैं जो कहें हाँ भैया ठीक है हम भी बनना चाहते हैं, हस्ताक्षर कर दिए। लेकिन परमानेंटली कितने लोग जुड़े हैं? तो अभी तक परमानेंटली 94 ही जुड़े थे, लेकिन अब इसमें से +1 हो गए हैं क्योंकि चिली ने भी इसमें साइन कर दिया है। तो चिली जो है देश है, ये भी जो है इसमें ज्वाइन कर दिया। चिली कौन सा देश है? ये साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट का देश है। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस का यही मकसद है। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर बड़ा पूछा जाता है। हेडक्वार्टर पूछा जाता है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर इसका गुड़गांव में। हाँ वही गुड़गांव, हरियाणा वाला। ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। अगला, कौन सा बंदरगाह 16.1 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह बन गया है? एक चीज में थोड़ा सा कमी है, इसमें लिख देना था कि 16.1 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो एक महीने में संभालने वाला। ठीक है ना, एक महीने में संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह बन गया है, पोर्ट बन गया है। देख रहे हो भारत कितना ज्यादा जरूरी है दुनिया के लिए। 16.1 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो, कार्गो मतलब होता है कि समझ लो लॉजिस्टिक सामान या कुछ भी समझ लो, जहां से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है जो चीजें, वो कार्गो होता है। जो कंटेनर जाता है ना, वो कार्गो है, सामान है। तो मुंद्रा पोर्ट जो है ना, मुंद्रा पोर्ट कहाँ पर है? गुजरात में। गुजरात में मुंद्रा पोर्ट है। आज के टाइम पर ये अडानी ग्रुप के अंतर्गत आता है। तो अडानी ग्रुप का ये मुंद्रा पोर्ट है और ये अक्टूबर महीने में 16.1 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो का अपने यहाँ समझ लो व्यापार किया, एक प्रकार से, या लेन देन किया, व्यापार नहीं कहेंगे, अपने यहाँ से या तो कहीं पर भेजा या तो कहीं से रिसीव किया। पोर्ट मतलब बंदरगाह होते हैं। बंदरगाह सिंपल भाषा में ऐसा समझो कि जो तट होता है ना, समुद्री तट, तो समुद्री तट पर एक ऐसा कोई पोर्ट हो जहां पर जो सामान से भरे जहाजें आए,
वहाँ पर रुकें और वहाँ से सप्लाई करें पूरे देश में, या फिर अगर किसी को भेजना है विदेश तो वो ले जा करके इस पोर्ट पर वहाँ से लाद करके भेज दे दूसरी जगह पर। ठीक है, या आसान भाषा में ऐसा ही समझो। तो ये जो जगह होती है स्टेशन, उसे कहते हैं बंदरगाह। ठीक है, आगे। तो भारत का ये बंदरगाह बन गया है पहला अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के प्रमुख बंदरगाह के रूप में मुंद्रा पोर्ट भी आता है। ये APSEG, एपी सेज के नाम से जाना जाता है। मुंद्रा बंदरगाह की बात करें तो इसकी स्थापना 1998 में की गई थी। गुजरात में है ये स्थित, और इसका स्वामित्व जो है वो अडानी ग्रुप के अंतर्गत आता है। अगला, देश में अब पहला, क्योंकि ये पहला बना हुआ है, पहला बना है भारत का पहला ऐसा बंदरगाह जो इतना बड़ा वो किया है अचीवमेंट हासिल, तो हम लोग भारत का पहला उठाते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। भारत का पहला वेटलैंड शहर उदयपुर बना था। भारत का पहला वेटलैंड शहर। अगर पूछा जाए भारत की पहली रामसर साइट, क्योंकि वेटलैंड से वो भी जुड़ी हुई है, तो पहली रामसर साइट अगर पूछी जाए, फर्स्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया, तो आप बताओगे क्या? चिल्का लेक। क्या बताओगे? चिल्का झील बताओगे, है ना? कहाँ है? उड़ीसा में है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, लैगून झील है, और ये उड़ीसा में पड़ती है। तो चिल्का लेक जो है ये रामसर साइट, फर्स्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया है। ये फर्स्ट वेटलैंड सिटी है ऑफ कंट्री, तो उदयपुर राजस्थान में। देश का पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय ये मसूरी में खोला गया है। पहला लाइट हाउस उत्सव अभी गोवा में आयोजित हुआ। देश का पहला एयर फाइबर ब्रॉडबैंड अभी जियो एयर फाइबर लॉन्च हुआ। इसके साथ ही जियो स्पेस फाइबर भी लॉन्च करने की इन्होंने घोषणा की है, जो अभी सातवां सम्मेलन हुआ था ना, ठीक है, इंडिया का, तो वो उसी में इन्होंने जियो स्पेस फाइबर लॉन्च किया था। भारत का पहला सौर शहर ये सांची बना है, मध्य प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर ये अयोध्या बना है, बनेगा मतलब। देश का पहला सोलर मिशन आदित्य L1 ये इसरो ने लॉन्च किया, पहला सोलर मिशन था। भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक ये हैदराबाद में बनाया गया है। देखो सोलर से भी चीजें मिल रही हैं आपको। भारत का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग स्ट्रीट सर्किट ये चेन्नई में बनाया गया है। क्लियर जी? आगे, ये सब जो मैं एक्स्ट्रा चीजें देता हूँ ना, इसको आप लोग रखे रहा करो, और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको रिवाइज करते रहा करो समय समय पर। ये सब करंट अफेयर का ही है, और डायरेक्टली यहाँ से पूछे जाएंगे क्वेश्चन डायरेक्टली। आगे, मैकिन्से हेल्थ इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किए गए सर्वेक्षण के अनुसार कर्मचारियों की वेल बीइंग यानी कि भलाई के लिए ग्लोबल रेटिंग में भारत किस स्थान पर है? तो अभी मैकिन्से हेल्थ इंस्टीट्यूट ने एक सर्वे किया, 30 से ज्यादा देशों पर इन्होंने सर्वे किया, और ये पाया कि कर्मचारियों की भलाई के लिए कौन सा देश सुटेबल है और कौन से देश सुटेबल नहीं है। इनमें भारत जो है ये दूसरे स्थान पर है। भारत में भाई बहुत कर्मचारियों की भलाई के लिए काम किया जाता है। अच्छा जी, अभी आपने देखा था नारायण मूर्ति जी ने एक बार बोल दिया था कि नहीं 12 घंटे काम करना चाहिए, तो सब एकदम घेर लिए थे। ऐसा कैसे हो सकता है कि कर्मचारियों की भलाई के लिए काम करना है, भले से कर्मचारी काम करें या ना करें। फिलहाल आप देखोगे तो भारत दुनिया में सबसे अच्छे से तरीके से कर्मचारियों की भलाई के लिए, और हो भी क्यों ना भलाई के लिए, क्योंकि यहाँ पर लोग सरकारी नौकरी का अलग ही क्रेज है कि सरकारी नौकरी के पीछे इसलिए भागते हैं कि वहाँ पर भैया आराम रहेगा, काम नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो कर्मचारियों की भलाई के लिए सोचा जाता है। तो मैकिन्से ने यह बताया कि भारत जो है दूसरा सबसे ज्यादा कर्मचारियों के लिए भलाई, यहाँ पर शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य जैसे कारकों पर जोर दिया जाता है। मतलब उतना प्रेशर नहीं दिया जाता है काम का। जबकि आप बहुत सारे देशों में जाओगे तो वहां पर हफ्ते में 4 ही दिन काम कराएंगे, लेकिन वो 4 दिन जो होगा 12-12 घंटे, या मतलब कि और अच्छे तरीके से कराते हैं। अब उसमें उन कंट्रीज को मत जोड़िएगा, यूके वगैरह या कहीं और वगैरह, कि क्योंकि वो लोग ना ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुके हैं। हालांकि इस रिपोर्ट में वो कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहे हैं, वहां पर भी बहुत ज्यादा भलाई नहीं बरती जाती है, और ये सच्चाई भी है। मैंने भी कई जगहों पर ये नोटिस किया है कि यूके यूएस में भी ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे से काम कराया जाता है। फर्स्ट पर तुर्की है, थर्ड पर है चाइना, फोर्थ पर नाइजीरिया, और फिफ्थ पर है कैमरून। क्लियर? मेरी अगर आप राय मानोगे तो मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि मैं खुद मेहनत करता हूँ, मैं मेहनत वालों को ही पसंद करता हूँ। जो बिल्कुल जो मेहनत नहीं करना चाहता, आलसगिरी करना चाहता है, आई हेट देम। मुझे सख्त नफरत है उन लोगों से जो काम चोरी करते हैं। साफ बात, सिंपल बात, बहुत सारे लोग इसी वजह से इस इंस्टीट्यूट से जा चुके हैं। चलिए आगे, वैश्विक आवास मूल्य वृद्धि में अगर बात करें तो मुंबई जो है ये चौथे स्थान पर था। नॉर्ड लेयर ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 64वें स्थान पर था भारत इसमें। मर्सर की वैश्विक पेंशन सूचकांक आया, इसमें भारत 45वें स्थान पर था। CW ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है इसमें भारत 111वें स्थान पर था, ये भुखमरी सूचकांक है। ओकला ग्लोबल मोबाइल स्पीड इंडेक्स में यहाँ पर भारत 47वें पर है। WIPO ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में अगर बात करें तो भारत 40वें स्थान पर है।
आईएमडी की वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में अगर बात करें तो भारत 56वें स्थान पर है। और वहीं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया जाता है, इसमें भारत 161वें स्थान पर है। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में अगर बात करें तो भारत 40वें स्थान पर है। और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 127वें स्थान पर है। अगला, भारत का महासर्वेक्षक किसे नियुक्त किया गया? भारत का महासर्वेक्षक यानी सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया, एसजीआई, ये नियुक्त किए गए हैं दोस्तों हितेश कुमार मकवाना। कौन? हितेश कुमार मकवाना। आगे बढ़े इससे पहले ऑप्शंस भी कुछ और हैं, उनको भी देख लीजिए। जैसे प्रवीण सूद को, इनको अभी सीबीआई का निदेशक नियुक्त किया गया है। हीरालाल सामरिया, इनको अगर आपको याद हो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। अशोक वासवानी जो है ये कोटक महिंद्रा बैंक में ये एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं। चलिए हितेश कुमार मकवाना के बारे में देख लीजिए। ये हैं हितेश कुमार मकवाना और इनको अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया है भारत के नए महासर्वेक्षक यानी सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया। सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया क्या होता है? जो भारत का सर्वेक्षण विभाग है ना, यानी कि सर्वे ऑफ इंडिया होता है, जो सर्वे वगैरह करता है, मानचित्रण करता है, इन सब के लिए जो इनका सबका जो चीफ होता है, जो सबसे बड़ा पद होता है, वो होता है भारत का महासर्वेक्षक। ठीक है, तो भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत आते हैं। आईएएस ये अधिकारी हैं तमिलनाडु कैडर से, तो इनको नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सुल्तान जोहोर कप 2023 किसने जीता? सुल्तान जोहोर कप, देखो ये होता है मलेशिया में, ध्यान रखना इस बात को, मलेशिया में होता है, प्रत्येक वर्ष होता है और हॉकी से संबंधित है। दो चीजें याद रखना है, एक तो ये होता है मलेशिया में, दूसरा याद रखना है कि ये हॉकी का होता है। ठीक है, ये पूछा जाता है सुल्तान जोहर कप जो है किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। तो इसको अभी जीत लिया है किसने? इसको जीत लिया है जर्मनी ने ऑस्ट्रेलिया को हरा करके ये सुल्तान जोहर कप जीत लिया है। इंडिया किस स्थान पर रही? इंडिया तीसरे पोजीशन पर रही। इंडिया ने पाकिस्तान को हराया है ब्रॉन्ज मेडल के लिए, यानी कि इंडिया तीसरे स्थान पर अपना फिनिश की है। ठीक है जी, तो यहाँ कांस्य पदक भारत ने जीता है, ऑस्ट्रेलिया ने, जब ऑस्ट्रेलिया विजेता रही तो मतलब ऑस्ट्रेलिया जो है ये सिल्वर मेडल जीती है, और जर्मनी जो है इसने जीता है गोल्ड मेडल। क्लियर है? भारत जीता है ब्रॉन्ज। ठीक है, भारत और ग्रेट ब्रिटेन आज तक सबसे ज्यादा बार 3-3 गोल्ड जीत चुके हैं इस टूर्नामेंट को, यानी 3-3 बार जीत चुके हैं, और ये कुआलालंपुर होता है, हॉकी से संबंधित टूर्नामेंट होता है। अगला, हाल ही में गिफ्ट सिटी आईएफएससी पंजीकरण प्राप्त करने वाली पहली जीवन बीमा कंपनी कौन बनी है? तो गिफ्ट सिटी आईएफएससी पंजीकरण प्राप्त करने वाली पहली जीवन बीमा कंपनी बन गई है दोस्तों इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस। इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस गिफ्ट सिटी, जो गुजरात की गिफ्ट सिटी है ना, जिसके बारे में अभी मैंने बताया था, वाइब्रेंट गुजरात जो अभी कैंपेन शुरू किया गया था जब दुबई में उन्होंने आयोजन किया था, तो उसी दिन मैंने आपको पेज में दिखाया भी था गिफ्ट सिटी के बारे में कि जो एक फ्यूचरिस्टिक सिटी प्लान है गिफ्ट सिटी। तो वहां पर आईएफएससी रजिस्ट्रेशन के माध्यम से अभी पहली जीवन बीमा कंपनी बन गई इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस, जो वहां पर इंश्योरेंस के थ्रू इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी जो वहां पर इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं या करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये वहां पर इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। होता क्या है ना, ये आजकल जो लोग दुकान भी खोलते हैं ना, तो वो दुकान का भी इंश्योरेंस करा करके रखते हैं। अपना कोई से भी बिजनेस डालते हैं, स्टार्टअप डालते हैं, उसका अलग से इंश्योरेंस करा लेते हैं। उससे क्या होता है, जैसे दुकान में, होटल में या कभी आग लगी, तो आग लगेगी तो फिर वो पैसा इंश्योरेंस कंपनी द्वारा फिल किया जाएगा। ठीक है ना, वहां के द्वारा आएगा। इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस ये भारत की सीमाओं के बाहर अपनी सेवाओं का विस्तार करने में सक्षम है, और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण से इसे अब मंजूरी भी मिल गई है। इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, 2009 में इसकी स्थापना हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर है, और आरएम विशाखा जी इसकी एमडी और सीईओ है। अगला, हाल ही में 7वां पेरिस मास्टर का खिताब किसने जीता? इसको जीत लिया है नोवाक जोकोविच ने। नोवाक जोकोविच सर्बिया के खिलाड़ी हैं, लेजेंड खिलाड़ी। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा बार ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीते हुए हैं। 24 ग्रैंड स्लैम इनके नाम है, 24 ग्रैंड स्लैम प्रो साइकिल में। ठीक है, तो इन्होंने इतने जीते हुए हैं। तो फिलहाल 36 वर्ष की उम्र में अभी इन्होंने 7वां पेरिस मास्टर्स खिताब भी अपना जीत लिया। इनका ये 40वां मास्टर्स 1000 का खिताब था। मास्टर्स 1000 एक कैटेगरी होती है, लेकिन साथ ही साथ एक और रिकॉर्ड बनाया कि सबसे ज्यादा उम्रदराज चैंपियन बनने वाले भी ये खिलाड़ी बन गए, और अपना ही रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया। मतलब पहले भी यही थे सबसे उम्रदराज। 36 की इनकी उम्र हो चुकी है, 24 इनके नाम ग्रैंड स्लैम हो चुके हैं। इस बार भी इन्होंने जीते हैं ग्रैंड स्लैम 3,
कौन कौन से? देखो इस बार के सभी ग्रैंड स्लैम विनर्स, ग्रैंड स्लैम क्या होता है पहले इसको समझ लो। टेनिस का टूर्नामेंट होता है, टेनिस का सबसे बड़ा प्रतिष्ठित टूर्नामेंट होता है। 4 ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं साल भर में, और चारों बिल्कुल सीरियल में उसी उसी टाइम अंतराल पर खेले जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले होता है वर्ष का ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर होता है फ्रेंच, फिर होता है विंबलडन, फिर होता है यूएस ओपन। तो इस बार जब ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ तो उसके पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच ने जीता। इसके बाद फ्रेंच ओपन हुआ तो उसको भी इन्होंने जीता। विंबलडन ओपन को कार्लोस अल्कराज ने जीता, और यूएस ओपन को फिर से नोवाक जोकोविच ने जीत दिया है। महिला एकल में बात करें अगर, तो अरीना सेबलंका ने, इन्होंने जीता था ऑस्ट्रेलियन ओपन। इगा स्वितेक जो कि पोलैंड की हैं, इन्होंने जीता फ्रेंच ओपन। फिर मार्केटा वोंद्रोसोवा ने जीता आपका विंबलडन ओपन जो कि सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है। कोको गॉफ जो अमेरिका की हैं, इन्होंने जीता यूएस ओपन। ये किस टाइप के मैदान पर खेली जाती हैं ये भी पूछा जाता है आपसे। तो देखो, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है वो हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। फ्रेंच ओपन आपका क्ले कोर्ट यानी मिट्टी के मैदान पर खेला जाता है, सबसे बढ़िया राफेल नडाल खेलते हैं। इसके अलावा ग्रीन ग्रास कोर्ट पर, ये हरी घास के मैदान पर खेला जाता है विंबलडन ओपन, सबसे इंपॉर्टेंट। इसके अलावा हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है यूएस ओपन में। तो हार्ड कोर्ट पर यूएस और ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जाता है। ठीक है जी। सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम पूछा जाए तो आप बताएंगे विंबलडन ओपन, ये पूछा जाएगा। अगला, किस स्पेस एजेंसी के वैज्ञानिकों ने बिग बैंग के 470 मिलियन वर्ष बाद सबसे पुराना ब्लैक होल खोजा है? बहुत इंपॉर्टेंट। तो देखो अभी हाल ही में नासा, नासा की जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है ना, उसी ने अभी बिग बैंग के 470 मिलियन वर्ष के बाद सबसे पुराना ब्लैक होल खोजा है। मतलब बिग बैंग की जब घटना हुई थी उसके 470 मिलियन वर्ष बाद जो एक ब्लैक होल बना उसको खोजा है अभी। ब्लैक होल क्या होता है ये सब मैंने आपको अभी डेमो क्लास में समझाई हुई थी, है ना। ये डेमो क्लास में आप जाकर के, जो अभी जीएस सफलता 3.0 का हुआ है ना, वो क्लास फ्री है। डेमो क्लास आप जाकर के जरूर देखिए, उसमें आपको समझ में आएगा कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है। और ये ब्लैक होल क्या है। ब्लैक होल जैसे कि अमूमन आप लोग भी अब अभी उसी नजरिए से देख रहे होगे तो ये आपको होल दिख रहा होगा। ब्लैक होल एक्चुअली में कोई होल नहीं है, ब्लैक होल भी एक पिंड होता है, और ये मैंने बहुत अच्छे से आपको उसमें समझाया था। चंद्रशेखर सीमा वगैरह समझाया था कि चंद्रशेखर सीमा से कितना ऊपर रहता है तो फिर वो ब्लैक होल होता है। चलिए मैं थोड़ा सा दिखाई देता हूँ आपको, उसकी पीडीएफ दिखा देता हूँ। देखो अभी मैंने 1-2 दिन पहले ही ये ब्रह्मांड वाला सेशन किया था, यही डेमो में मैंने लिया था, और इसमें मैंने आपको महाविस्फोट सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी पहले समझाई थी, जॉर्ज लेमेंटियर वगैरह। जिनको स्क्रीनशॉट लेना होगा स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ये सारी डिटेल्स है। वैसे आप जाके वीडियो देखना, सब समझ में आ जाएगा। 13.78 बिलियन वर्ष पहले ब्रह्मांड, ये बिग बैंग घटना हुई थी, और उसी के बाद फिर ये ब्रह्मांड जो है टूटा। पहले तो एक सघन पिंड था, उसके बाद टूटा, फिर फैलता चला गया, फैलता चला गया। ठीक है, तो उसी से ये सब निकली, उसी में अरबों गैलेक्सियां निकली, उसी में से एक गैलेक्सी है अपनी मिल्की वे, उसी में से अरबों तारे हैं। एक तारा है अपना सूर्य, सूर्य का सौरमंडल है, सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, 8 ग्रह में एक है पृथ्वी, पृथ्वी में 70% पानी है, 30% जमीनी हिस्सा, उस जमीनी हिस्से में 8 महाद्वीप अब हो चुके हैं, पहले 7 थे, लेकिन अब देखो अपडेटेड कितने हो गए हैं, अब हो गए हैं 8 महाद्वीप, है ना। तो 8 महाद्वीप ध्यान रखना। 8 महाद्वीप में फिर एक है एशिया महाद्वीप। उस एशिया महाद्वीप के दक्षिण वाले हिस्से पे रहता है अपना प्यारा भारत। अपने प्यारे भारत में हम उत्तर प्रदेश में हम हैं लखनऊ में। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें हम लोग यहाँ अपनी गैलेक्सी में, तो सबसे निकटतम तारा प्रैक्सिमा सेंचुरी है। इसके बाद दूसरी मंदाकिनी जो सबसे करीब है वो है एंड्रोमेडा। ये सारी चीज़ें देखो ऐसे ही क्लास नोट्स बना करके आपको दिया जाता है हर एक क्लासेस में। तो फिलहाल ओरियन नेबुला क्या है ये सब चीज़ें आपको बताया गया था। साथ ही साथ जो जो कोई नहीं बताएगा आपको, कोई नहीं बताएगा, हट जाओ भाई। ये तारा, तारा कैसे बनता है, तारा कैसे टूटता है, तारे की मृत्यु कैसे हुई, ये सब मैंने आपको समझाया था। ब्लैक होल कैसे बनता है, न्यूट्रॉन तारा, श्वेत वामन क्या होता है, ये पूरा पेज अभी तो नहीं खुल रहा है, उसमें खुल रहा होगा। तो तारे में कब मृत्यु होगी, कब क्या होगा, ये सारा कुछ मैंने आपको समझा रखा है। इसलिए चंद्रशेखर सीमा, गारंटी करता हूँ इतना डिटेल कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा 599 में। आप जाकर के कंटेंट देखो और उसके बाद चुनो आप क्या होगा, कैसे ब्लैक होल बनता है, श्वेत वामन कैसे बनता है, व्हाइट ड्वार्फ कैसे बनता है, पूरा अच्छे से आर ओ लेवल तक का ही इसमें कंटेंट आपको दिया गया है। जियोग्राफी में तो आप समझ लो स्टीफन हॉकिंस, फिर आइंस्टीन, जो भी रिलेटेड साइंटिस्ट हैं उनके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया। तारामंडल, ग्रह, नक्षत्र कैसे निकाले जाते हैं, सब बातें की थी। तो ये तो एक सैंपल रहा जो आपको दिखाया गया, तो आपको आइडिया लग गया ये थोड़ा सा कि ज्योग्राफी मतलब कैसी चीज़ें हैं। तो आप अगर ब्लैक होल को समझना चाहते हो ना तो वो जाकर आप देखिएगा। तो मोटा मोटा आपको ये समझ में आया है कि ब्लैक होल जो बिग बैंग घटना हुई थी वो 13.78 बिलियन वर्ष के पूर्व हुए थे। तो उसी के 470 मिलियन बाद अगर बात करें तो 13.2 अरब
वर्ष होता है। तो 13.2 अरब वर्ष पहले जो है ये एक ब्लैक होल बना था, वो ब्लैक होल अभी खोजा है किसने? इस जेम्स वेब टेलीस्कोप ने, जो कि अब तक का सबसे विशालतम टेलीस्कोप है। साथ ही साथ चंद्रा एक्स रे वेधशाला जो है, इसने भी थोड़ा सा नासा की मदद करी हुई है। क्लियर? और ये ब्लैक होल कह रहा है कि अपनी जो आकाश गंगा के जो केंद्र में स्थित ब्लैक होल है उसका 10 गुना बड़ा है। अब यहाँ पर समय का पाबंद रहता है, तो मैं जल्दी जल्दी में जितना समझा पा रहा हूँ आपको बता दे रहा हूँ। बाकी वो वीडियो जरूर देखिएगा, आप चाहे कोर्स लेना हो या ना लेना हो, आप थोड़ा समझ जाओगे ना कि ब्रह्मांड है क्या। आप जाकर डेमो जरूर देखना। किस पूर्वी अफ्रीकी देश में आईआईटी मद्रास की पहली अंतर्राष्ट्रीय परिसर की स्थापना की गई? तो दोस्तों अभी एक पूर्वी अफ्रीकी देश है तंजानिया, वहां पर आईआईटी मद्रास की पहली अंतर्राष्ट्रीय एक परिसर की स्थापना की गई है। यहाँ पर आप देख पाओगे आईआईटी मद्रास कैंपस इन जानीबार ओपन्स विद 45 स्टूडेंट्स, 45 स्टूडेंट शुरुआत में हैं। तो जांजीबार द्वीप है तंजानिया में, अगर आप इसको देखना चाहो ये जो है, तो ये रहा अपना प्यारा भारत, यहाँ से अफ्रीका शुरू होता है। अफ्रीका में ये एक देश मिल जाएगा तंजानिया। इसी पर अगर जूम आउट करोगे ना, तो यहाँ तंजानिया की जस्ट यहाँ पर एक द्वीप है, बहुत ही छोटा सा द्वीप, यहाँ पर देखोगे ये जो द्वीप है तंजानिया को अगर जूम करो तो, और उसी तंजानिया के इस वाले लेफ्ट वाले पार्ट में यहाँ पर है जांजीबार द्वीप, और उसी द्वीप पर ये आईआईटी संस्थान अपना कैंपस स्थापित कर रहा है। कौन सा आईआईटी संस्थान? आईआईटी मद्रास। ठीक है जी। तंजानिया, अच्छा, तंजानिया में भारत ने अभी $15 बिलियन के इस इन्वेस्टमेंट के लिए एक डील की थी। याद होगा पिछले महीने या उससे पहले महीने में मैंने आपको बताया था, जब वहां की राष्ट्रपति आई हुई थी। फिलहाल ये थे आज की टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आप दिवाली डिस्काउंट ऑफर का फायदा उठाइए, जाइए प्रॉपर तरीके से जो सही जीएस का बैच मिलता है वो बैच आप जाकर के ज्वाइन कीजिए एमजेटी ऐप पर। आपको और कहीं नहीं मिलेगा। प्रॉपर जो करंट टाइम का जो सिनेरियो चल रहा है ना, वो लेवल अप है। आप हवा हवाई अब ये बाबर की मृत्यु कब हुई और बाबर कब आया, पानीपत का पान खाया, चिल्ला के गाया, ये अब नहीं पूछा जाता। ये जमाना चला गया। अब अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप चाहिए अच्छे लेवल की तैयारी कीजिए जीएस की, तभी आपका निकलेगा, वरना यूपी पेट में भी आप आकर के रोओगे, है ना। चलो तो फिलहाल व्हाट्सएप चैनल भी अपना ज्वाइन करो, टेलीग्राम पर का ग्रुप का डिस्क्रिप्शन है। शाम को जो क्लास होती है लाइव, उसमें भी ज्वाइन किया करो। टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है, टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको भी आप ज्वाइन कीजिए। कोई भी दिक्कत आती है, डाउट आती है तो व्हाट्सएप कीजिए, नंबर भी आपको मिल जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत 2020 में की गई थी, कोविड टाइम पर। किसके जन्मदिन को चिन्हित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाते हैं? मैडम क्यूरी की जयंती पर। क्लियर? आज आपको क्या बताना है? आज आपको बताना है फिडे ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट का संबंध किस खेल से है? बहुत आसान है। इसके अलावा बता दीजिए 2023 में किस हॉलीवुड अभिनेता को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? दोनों क्वेश्चन के बारे में जो भी पता होगा डिटेल में जरूर हमें आंसर करना। मैं मिलूंगा आपसे अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।